हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम यानी संश्लेषित रबड़ यानी सिंथेटिक रबड़ की मूल इकाई क्या है। यानी जो सिंथेटिक रबड़ होती है उसका जो मोनोमर है वो क्या है। ऑप्शन है क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए यानी क्लोरोप्रीन। यानी क्लोरोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबड़ का मोनोमर है। तो यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं कि जो सिंथेटिक रबड़ होती है उसका जो मोनोमर है वो है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का पूरा नाम है 2-chloro-1,2-ब्यूटाडाइन। यानी जब हम क्लोरोप्रीन यानी 2-chloro-1,2-ब्यूटाडाइंस के बहुत सारे मोनोमर को आपस में ऐड करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ जो होती हैं ये आपकी टू टाइप्स की होती है, जैसे आपकी ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्यूना एन रबड़ की मूल इकाई क्या है। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था कि ब्यूना एन जो होती है वो एक सिंथेटिक रबड़ होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ब्यूना एन रबड़ जो है उसका मोनोमर क्या है। तो ऑप्शन है ब्यूटाडाइन व बिनाइल साइनाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 व बिनाइल साइनाइड, या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका ए यानी ब्यूटाडाइन व बिनाइल साइनाइड। यानी ब्यूना एन रबड़ के जो मोनोमर है वो है ब्यूटाडाइन एंड बिनाइल साइनाइड। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ब्यूना एन। तो यहाँ पे पूरा इसका लिखा हुआ है कि ब्यू से हो गया आपका ब्यूटाडाइन, एन से हो गया सोडियम एंड एन से होगा एक्रेलोनाइट्राइल। तो आप नेम से भी इसके मोनोमर को याद कर सकते हैं। तो इसका जो मोनोमर है वो है आपका ब्यूटाडाइन एक्रेलोनाइट्राइल, जिसे हम बिनाइल साइनाइड के नाम से भी जानते हैं। तो ब्यू से हो गया ब्यूटाडाइन एंड एन से हो गया एक्रेलोनाइट्राइल, तो मोनोमर हो गया ब्यूना एन का ब्यूटाडाइन एक्रेलोनाइट्राइल, या फिर हम कह सकते हैं ब्यूटाडाइन बिनाइल साइनाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ब्यूटाडाइंस एंड एक्रेलोनाइट्राइल यानी बिनाइल साइनाइड को यूज़ किया है। जब इनकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ब्यूना एन। तो इसमें बस ओनली मोनोमर पूछा था, रिएक्शन बहुत ही कम पूछते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें मोनोमर ही पूछे जाते हैं पॉलीमर वाले चैप्टर से। तो ब्यूना एन का जो मोनोमर है वो है आपका ब्यूटाडाइंस एक्रेलोनाइट्राइल या फिर बिनाइल साइनाइड। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ की मूल इकाई क्या है। यानी जो नेचुरल रबड़ होती है उसका मोनोमर क्या है। ऑप्शन है ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन, प्रोपीन, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका बी यानी आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबड़ की मोनोमर होता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं यानी नेचुरल रबड़। तो सिंथेटिक रबड़ के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसके बाद देखते हैं नेचुरल रबड़। तो नेचुरल रबर्स क्या होते हैं, इसका जो मोनोमर होता है वो होता है आइसोप्रीन, जिसका पूरा नाम है 2-methyl-1,2-ब्यूटाडाइन। तो जब हम आइसोप्रीन यानी 2-methyl-1,2-ब्यूटाडाइंस के बहुत सारे मोनोमर्स को ऐड करते हैं तो आपका पॉली आइसोप्रीन यानी नेचुरल रबड़ बनता है। तो इसमें ओनली मोनोमर पूछा गया था क्वेश्चन में कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या है, तो आंसर था आइसोप्रीन। तो ओनली आपको मोनोमर ही याद करना है कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर है हमारा आइसोप्रीन, जिसका पूरा नाम है 2-methyl-1,2-ब्यूटाडाइंस। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्णमूलक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है। तो ऑप्शन है आपके N डबल बॉन्ड N, सेकेंड है आपका NO एंड थर्ड है आपका NO2 एंड फोर्थ है आपका NH2। तो आंसर होगा आपका NH2। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रोमोफोर होता क्या है। तो क्रोमोफोर ये अनसैचुरेटेड होते ये किसी कंपाउंड्स को कलर इम्पार्ट करते हैं। यानी क्रोमोफोर जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और ये कंपाउंड को कलर इम्पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजोक्सी, एजो कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल एंड डायोकार्बोनिल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि इनमें से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है। तो क्रोमोफोर हमारा N डबल बॉन्ड N भी है, NO भी है, NO2 भी है। जो आपका NH2 है ये आपका क्रोमोफोर नहीं है, ये ऑक्सोक्रोम होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसके क्लियानी संश्लेषण में D+ ग्लूकोज एंड D+ मैनोज मिश्रण प्राप्त होता है। आंसर है बी यानी D एरेविनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में CHO ग्रुप की केमिकल शिफ्ट का मान क्या होता है। तो आंसर आएगा आपका फर्स्ट यानी 9 से 10 ppm होता है CHO ग्रुप की केमिकल शिफ्ट का मान।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि CHO ग्रुप की केमिकल शिफ्ट का मान 9 से 10 होता है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टेबल याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो जब मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, यानी यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें भी मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी। उसमें क्वेश्चन आया था आपका कि CH3 की केमिकल शिफ्ट क्या होती है, तो आंसर था 0.9 ppm। जबकि यहाँ पे पूछा गया है कि CHO की केमिकल शिफ्ट क्या होती है, तो वो होती है 9 से 10। तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CH2 की होती है 1.3 एंड CH की होती है 1.7 एंड COOH की होती है 10.5 से 12 तक। और यहाँ पे आपकी बेंजीन की भी दी हुई है जो होती है आपकी 1.5। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि CHO ग्रुप की जो केमिकल शिफ्ट होती है उसका मान क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि CHO ग्रुप की केमिकल शिफ्ट का मान 9 से 10 ppm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलोनिक एस्टर के क्रोटोनिक अम्ल का संश्लेषण किससे अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेलोनिक एस्टर से, इसकी एक ही जगह आप कर देना से, यानी मेलोनिक एस्टर से हम क्रोटोनिक अम्ल का संश्लेषण किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपका सी, यानी एसीटल्डिहाइड। तो आप यहाँ पे रिएक्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोनिक एसिड। तो क्रोटोनिक एसिड्स का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो उसमें पूछा गया था यदि हम मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन किससे कराएं जो हमारा क्रोटोनिक एसिड बन जाए। तो हम मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन एसीटल्डिहाइड से कराते हैं तो हमारा क्रोटोनिक एसिड बनता है। तो आप ये रिएक्शन भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ी लॉन्ग है। तो जब हम मेलोनिक एस्टर, जिसे हम डाई इथाइल मेलोनेट भी कहते हैं, जब इसकी रिएक्शन हम एसीटल्डिहाइड से कराते हैं तो यहाँ से जो H2O होता है ये रिमूव हो जाता है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। तो ये सीधा सीधा ही लिख दिया है, यानी ये हो गया आपका CH3H, तो यहाँ पे आ गया CCH3H। यहाँ पे बचा आपका डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे अटैच हो गया। तो आप ये देख सकते हैं पूरी सिंपल रिएक्शन है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम कराते हैं वाटर की रिएक्शन। वाटर जो होता है वो H+ एंड OH- में टूट जाता है एंड यहाँ पे क्या होता है कि ये जो C2H5 होते हैं यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बचता है O। तो O से हो जाता है ये वाला H अटैच और C2H5 से हो जाता है OH अटैच। तो यहाँ से जो C2H5 होता है वो निकल जाता है और यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये जो CO2 है, यानी ये वाली जो CO2 है यहाँ से बाहर निकल जाती है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्रोटोनिक एसिड। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये CO2 कहाँ से निकली, तो ये CO2 आपकी निकली यहाँ से। तो ये वाली CO2 जब निकल जाएगी तो आपका बचेगा CH3H। तो यहाँ पे आ गया ये CH3H। यहाँ पे बचा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। इसके बाद बचा आपका यहाँ पे C, तो यहाँ पे आ गया C एंड यहाँ पे बचा H, तो ये आ गया आपका CH और यहाँ पे बच गया आपका COOH, तो यहाँ पे आ गया COOH। इस प्रकार से इसका नाम हो गया क्रोटोनिक एसिड। तो जब हम मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन एसीटल्डिहाइड से करते हैं तो हमारा क्रोटोनिक एसिड बनता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब हम मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन किससे करेंगे जो हमारा क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त होगा। तो आंसर था हमारा सी, यानी जब हम मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन एसीटल्डिहाइड से करते हैं तो क्रोटोनिक एसिड का संश्लेषण होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। कार्बधात्विक मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो आंसर आएगा आपका सी, यानी CaC2O4 जो है वो आपका कार्बधात्विक यौगिक यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन सीधे ही मेटल से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये CH3Li, यहाँ पे खोल के लिखी हुई है CH3Li, यहाँ पे है CH3CH2Na एंड यहाँ पे आपकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की यानी CH3MgX। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो आंसर होगा हमारा सी, यानी CaC2O4, क्योंकि हमारा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये भी आपका इसमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से अटैच होता है
जैसा कि अभी हमने पीछे भी देखा था। तो ये आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें भी आपका कार्बन सीधे ही मेटल से अटैच्ड है, तो ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एंड इसमें भी आपका कार्बन सीधे ही मेटल से अटैच है, तो ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इसमें ओनली ये जो कंपाउंड है आपका CaC2O4, ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, तो आंसर होगा हमारा सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न अभिक्रिया में यौगिक ए को पहचानिए। यानी जब हम CH3Li यानी मेथिल लिथियम की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमारा जो ए प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? तो आंसर है आपका ए यानी CH4, यानी मीथेन हमें प्राप्त होता है। वो कैसे होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा CH3Li यानी मिथाइल लिथियम की रिएक्शन हमने कराई H2O से। जब हम मिथाइल लिथियम की रिएक्शन H2O से कराते हैं तो H2O जो होता है वो H+ एंड OH- में टूट जाता है, ये आपको पता है। तो यहाँ से होगा क्या कि लिथियम के पास होता है पॉजिटिव चार्ज एंड मेथिल के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो H+ है वो जाएगा नेगेटिव के पास, यानी ये जाएगा CH3 के पास, तो ये हो जाएगा CH4। और ये जो नेगेटिव पार्ट होता है ये जाता है पॉजिटिव के पास, तो ये हो जाएगा LiOH। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH4, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब हम मिथाइल लिथियम की रिएक्शन वाटर से करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ए क्या होगा? तो आंसर था हमारा ए यानी CH4। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा फ्रेंडलेक अभिकर्मक है? तो आंसर है आपका ए यानी CH3 का होल ट्वाइस Zn जो है ये आपका फ्रेंडलेक अभिकर्मक है। तो फ्रेंडलेक अभिकर्मक हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स को कहते हैं। अब ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन सीधे ही जिंक से जुड़ा होता है, यानी Zn से जुड़ा होता है, उनको हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं डाई मेथिल जिंक, और यहाँ पे आप सेकंड है आपका डाई एथिल जिंक। तो यहाँ पे हमारा क्या था कि जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होते हैं उनको हम फ्रेंडलेक अभिकर्मक कहते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा फ्रेंडलेक अभिकर्मक है? तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हमारा कौन सा है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन से जिंक अटैच है, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि लिथियम मेथिल CO2 से अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है जिसके जलावघटन करने पर प्राप्त होता है, यानी क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है? तो आंसर आएगा आपका बी यानी एसीटोन प्राप्त होता है जब हम लिथियम मेथिल की रिएक्शन CO2 से कराते हैं। और CO2 से कराने के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका हम जलावघटन जो कराते हैं उसके बाद हमें एसीटोन प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है लिथियम मेथिल लिथियम। तो जब हम मेथिल लिथियम की रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि CO2 में ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज तो कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि लिथियम के पास होता है पॉजिटिव चार्ज एंड मेथिल के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये भी पता है कि नेगेटिव चार्ज के पास आएगा पॉजिटिव वाला एंड पॉजिटिव के पास आएगा नेगेटिव वाला। तो ये जो CO होता है ये अटैच हो जाता है CH3 से, यानी ये पूरा पार्ट अटैच हो जाता है CH3 से। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड Li। तो यहाँ पे ये अटैच हो जाता है इससे। इसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो गया ये हो गया। इसके बाद ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है ये यहाँ से हो जाता है ब्रेक, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद हम दोबारा इस वाले प्रोडक्ट की रिएक्शन कराएंगे मेथिल लिथियम से। जब हम मेथिल लिथियम से रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है कि लिथियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज एंड मेथिल पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास। तो ये वाला जो CH3 हो जाता है जिस पर माइनस चार्ज है ये जाता है पॉजिटिव चार्ज के पास। तो यहाँ पे आके ये अटैच हो जाता है और ये जो Li है जाएगा नेगेटिव, यानी ये अटैच हो जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये CH3 अटैच हो गया है, यहाँ पे ये Li अटैच हो गया है। बाकी सारा प्रोडक्ट सिंपल है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमें कराना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है लिथियम मेथिल की रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो एक यौगिक बनता है। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। जब हम मेथिल लिथियम की रिएक्शन CO2 से कराई तो हमारा ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया।
इसके बाद इसमें पूछा है कि यदि हम जिसका जल अपघटन करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसके बाद हमें इसका करना है जल अपघटन। तो जल अपघटन करते हैं हम H2O से। तो जब इस प्रोडक्ट का हम जल अपघटन करेंगे तो हमारा जो H2O जाता है H+NOH- में। तो H+NOH- में जब टूटेगा तो Li के पास है पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास एंड नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के साथ, और यहाँ से जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये LiOH जो होता है यहाँ से निकल जाता है, यानी ये वाला OH एंड ये Li जो होता है यहाँ से निकल जाता है, और ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। इसके बाद यहाँ से होता क्या है कि ये वाला H2O यहाँ से निकल जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो ये प्राप्त हो जाता है, यानी हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। यही क्वेश्चन में पूछा था कि क्या प्राप्त होगा, तो आंसर आया हमारा एसीटोन यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकैप्टेन का अणुसूत्र क्या है। तो आंसर है ए यानी RSH। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मरकैप्टेंस क्या होता है। तो थायो एल्कोहल, थायोल्स या फिर मरकैप्टोन्स, यानी मरकैप्टोन्स को हम थायो एल्कोहल या फिर थायोल्स भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं कि थायो एल्कोहल्स जो होते हैं वो वास्तव में एल्कोहल्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। इन्हें हम H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड्स के डेरिवेटिव भी समझा जा सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RSH। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे मेथिल मरकैप्टेन मेथिल थायो एल्कोहल, जिसका IUPAC नेम है मैथियन थायोल। नेक्स्ट है एथिल मरकैप्टोन एथिल थायो एल्कोहल, जिसका IUPAC नेम है एथियन थायोल। तो क्वेश्चन था हमारा कि मरकैप्टोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर हो गया हमारा RSH। तो मरकैप्टोन्स को हम दो नामों से और जानते हैं, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, थायो एल्कोहल्स एंड थायोल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि मरकैप्टेन्स का ही फॉर्मूला पूछेगा, वो पूछ सकता है कि थायो एल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक SiCl4 के साथ क्रिया करके एक यौगिक X देता है, वो यौगिक X क्या है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है R4Si। तो ये किस प्रकार से प्राप्त होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड यानी SiCl4 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिया हुआ है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMgI। R पर होता है नेगेटिव चार्ज एंड Mg पे होता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमें रिएक्शन करानी है SiCl4 से, जिसमें Si पर होता है पॉजिटिव चार्ज एंड Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास एंड नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास। तो ये जो Si है ये चला जाता है नेगेटिव यानी R के पास, और जो Cl है ये चला जाता है Mg के पास। तो यहाँ पे ये बन जाता है SiR4, या फिर आप लिख सकते हैं R4Si, एंड यहाँ पे आपका बचेगा 4ClMgI। तो आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा R यानी SiR4, या फिर लिख सकते हैं R4Si। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन Si4 से कराने पर क्या यौगिक प्राप्त होता है। तो हमने जब रिएक्शन कराई तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ R4Si, या फिर कह सकते हैं SiR4। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद P क्या है। तो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, इसमें पूछा है कि P क्या है। तो पहले हमें X निकालना है, उसके बाद हमारा P पता चलेगा हमें क्या है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा हमारा C। तो आंसर होगा इसका C। तो किस प्रकार से ये आंसर आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन करानी है एसीटोन की CH3Li से, यानी मैथिल लिथियम से। तो आपको पता है कि Li के पास होता है पॉजिटिव चार्ज एंड CH3 के पास होता है नेगेटिव चार्ज। और ये वाला ऑक्सीजन ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन के पास आता है नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एंड आपको पता है कि पॉजिटिव जो जाता है वो जाता है नेगेटिव के पास, एंड नेगेटिव जो जाता है वो जाता है पॉजिटिव के साथ। तो ये वाली CH3 अटैच हो जाती है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये CH3 अटैच हो गई है, और ये वाला जो Li है यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा X। इसके बाद हमें कराना है इसका H2O से रिएक्शन, उसके बाद हमें P प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो जब हम H2O से रिएक्शन कराते हैं इस वाले प्रोडक्ट की, तो H2O जो होता है वो आपको पता है कि H+ एंड OH- में ब्रेक हो जाता है।
तो यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है O और Li से, तो Li के पास होता है पॉजिटिव चार्ज एंड O के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास एंड पॉजिटिव वाला जाता है नेगेटिव के पास। यानी जो H है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, OH जो है ये जाएगा H के पास क्योंकि इसके पास, Li के पास क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, यानी जब ये H यहाँ पे अटैच हो जाएगा O से, तो कंपाउंड आएगा आपका ये, यानी CCH3CH3CH3OH, यानी 3rd डिग्री एल्कोहल हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारा यही पूछा गया था, तो आंसर था हमारा C, यानी 3rd डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न होगा। यानी यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन कराई गई है H2SO4 से, तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है वो हुआ है SO3H। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो आंसर होगा आपका B, यानी SO3, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।